बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है सिंध के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि ये पीटीआई को क्या हुआ है, पीटीआई की तंजीम जो कराची के अंदर है वो इतनी गैरफाल क्यों है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। उसके बाद थोड़ा बहुत हम कासिम अली शाह के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि कासिम अली शाह ने क्यों चवली मारी है। इनफैक्ट सबसे पहले कासिम अली शाह के ऊपर ही बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट। कुछ दिनों से मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट उसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है जिससे मैं पहले ही काम कर रहा था, फाटा के हवाले से, तालिबानाइजेशन ऑफ फाटा के हवाले से। इसके ऊपर डिटेल रिसर्च रिपोर्ट बना रहे थे। कल्चर के लिंक्स किस तरह से थे, तालिबानाइजेशन के, फाटा के अंदर कौन कौन से ग्रुप इमर्ज हुए, कैसे खत्म हुए, उन सब ग्रुपों ने क्यों टीटीपी को अपने ऊपर हावी होने दिया, वरना तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप थे। ये बातें थी। और उसके बाद टीटीपी का राइज फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता, फाटा को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, उसके हवाले से मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह के होने चाहिए, इन तमाम तर चीजों के ऊपर एक डिटेल रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी था। अल्टीमेटली वो रिपोर्ट आज फाइनलाइज हो गई है और आज मैंने जमा करवा दी है। ये आने वाले दिनों के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर पब्लिश भी हो जाएगी। ये तकरीबन 10,000 वर्ड्स की रिपोर्ट थी, तकरीबन बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। मैंने अराउंड 600 के करीब पेजेस वगैरह डिफरेंट रिसर्चर्स वगैरह के पढ़े, उसके बाद जाकर ये रिपोर्ट बनाई और फाइनलाइज करके जमा करवा दी है। ये जब भी पब्लिश हो जाएगी, वो पिछली वाली रिपोर्ट भी और ये रिपोर्ट, ये दोनों जैसे ही पब्लिश होंगी तब मैं आपको लिंक लेकर दे दूंगा। इसी अकाउंट के ऊपर मैं पब्लिश करवा दूंगा। बहरहाल अब आते हैं कासिम अली शाह के ऊपर। अब कासिम अली शाह ने बड़ी बड़ी डिंगे शिंगे मारी हैं। एक्चुअली मैं कासिम अली शाह को शाहिद अफरीदी के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। असल में मैं आपको कुछ चीजों के ऊपर, मतलब है ना, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। आपको पता है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के साथ इमरान खान के ताल्लुकात काफी अच्छे थे, लेकिन ऑल ऑफ द सडन कामरान खान के प्रोग्राम में शाहिद अफरीदी को बिठाकर एक इंटरव्यू दिलवाया गया और उसमें कहा गया, वो इंटरव्यू अगर किसी को मिल जाए तो वो दोबारा से देख ले। उसमें शाहिद अफरीदी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आपका करप्शन के खिलाफ काम है, आप करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सारे करप्ट लोग तो आपके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, तो आपको उनसे निजात हासिल करनी चाहिए। उसके बाद जहांगीर खान तरीन और इमरान खान और अलीम खान के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। अल्टीमेटली उन लोगों ने दूसरी क्लब को ज्वाइन कर लिया, मतलब आर्मी की लीडरशिप को ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि शाहिद खान अफरीदी को उस टाइम के ऊपर लॉन्च किसने किया था कामरान खान के प्रोग्राम में। हम सबको पता है कि कामरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, सो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से किसने मतलब ये प्रोग्राम करवाया था शाहिद अफरीदी के साथ। सवाल ये बुनियादी तौर के ऊपर पैदा होता है। पहले इन लोगों ने इमरान खान को जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से अलग किया, ये कहलवा कर, मतलब पाकिस्तानी आर्मी ने ये सब कुछ किया और ये कहा कि ये दोनों करप्ट है, इमरान खान का इसके साथ अलायंस होना ही नहीं चाहिए। आगे चलकर क्या किया कि उन्हीं दो करप्ट लोगों से मिलकर इमरान खान की पार्टी के अंदर दरारें डाली, उसके एमएनएस तोड़े और उसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया। सो यहाँ पर आप एस्टेब्लिशमेंट की डबल गेम देखें, जालसाजी देखें। पहले इमरान खान का स्टेंस उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से दूर हो जाए, उसके बाद उन्हीं को इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं रुकती ये आपकी पाकिस्तानी फौज और इसकी करतूतें। लोग कहते हैं ना इनकी थोड़ी सी इज्जत की जाए, तो मैं आपको इनकी करतूतें, इनकी मुनाफिकत खोल खोल कर बता रहा हूँ। फिर जाकर कासिम अली शाह को लॉन्च कर दिया जाता है और कासिम अली शाह से मिलिट्री के फेवर में बयान दिलवाए जाते हैं कि सिपाही कितनी ठंड में खड़े रहते हैं, सिपाही कितनी मुश्किलात फेस करते हैं। इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, सिपाहियों के ऊपर भी मैं अच्छे तरीके से आता हूँ। और फिर उससे ये बयान दिलवाया जाता है कि आप लोग जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से दूर क्यों है, ये तो आपके साथ बहुत अच्छे टाइम के साथ थे, ये आपके साथ बहुत मुसलसल दौर के ऊपर साथ थे, तो आपने इनसे अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने शाहिद अफरीदी के थ्रू बयान दिलवाकर जहांगीर खान तरीन और अलीम खान दोनों को इमरान खान से अलग कर दिया। अब वही एस्टेब्लिशमेंट, वही पाकिस्तानी फौज कासिम अली शाह से ये बयान दिलवा रही है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन तो आपके वफादार थे, आपके साथ 20-20 साल काम किया, फिर भी आपने इन लोगों को छोड़ दिया और परवेज इलाही के साथ इलाक कर लिया। परवेज इलाही तो डाकू है। अब यही परवेज इलाही डाकू जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट का ओना बिछोना, एस्टेब्लिशमेंट दिन रात उसी परवेज इलाही के साथ बैठती है, तब एस्टेब्लिशमेंट को ये शर्म नहीं आती, ये गैरत नहीं आती जो दूसरों को दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद तो बेगैरत है ना, इसीलिए हमेशा दूसरों को गैरत वगैरह दिलाते रहते हैं और दूसरों को गैरत का ताना देते रहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर मुल्क रहेगा तो सियासत भी रहेगी, अगर मुल्क नहीं रहेगा तो सियासत भी नहीं रहेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सियासत के अंदर दरारें किसने पैदा की, किसने एक चलती फिरती गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया, किसने किया? ये फौज ने किया ना। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख के अंदर कितनी बार फौज ने मार्शल लॉ लगाई, कितनी बार फौज ने इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की, कितने प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा, कितने प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कंप्लीट नहीं होने दिया, कितने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया इस फौज ने। तो किसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर गंद फैलाया जो कासिम अली शाह कहता है, तो किसने गंद फैलाया? गंद भी तो इसी फौज ने फैलाया ना, इसी फौज के लोगों ने फैलाया।
लाया ना। फिर यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सारे फौजी बुरे नहीं है, होंगे बहुत सारे अच्छे फौजी, बहुत अच्छे फौजी होंगे, लेकिन हमारा क्या काम है उनसे, उनका क्या काम है हमसे? उनका काम है सरहदों के ऊपर हिफाजत करना। नहीं कर सकते ना सरहदों के ऊपर हिफाजत। ताने देते हैं कि आप लोग तो खड़े भी नहीं हो सकते बॉर्डर के ऊपर, सारे फौजी रिजाइन कर दें, हम नई फौज बना देते हैं। नई फौज इसी आवाम से बनाएंगे हम, जिस आवाम को ये जलील करते हैं। ये फौजी कहां से आते हैं? इसी आवाम से आते हैं ना। तो ये सारे के सारे फौजी अगर हमें इतना एहसान जताना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप ड्यूटी ना कीजिए, रिजाइन कर दीजिए, चले जाइए अपने घर, सारी फौज रिजाइन कर दे, हम नई फौज बना देंगे, इससे बेहतर फौज बना देंगे। सो ये ताने, ये जो डिपेंडेंसी की जो मतलब मार हमें हमारी इंटेलिजेंस हमें देती आ रही, अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, अगर फौज नहीं होगी तो इंडिया चढ़ दौड़ेगा, अगर फौज नहीं होगी तो दहशतगर्दी से नहीं लड़ पड़ोगे, अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क का निजाम तबाह हो जाएगा। चलो ये सारी फौज रिजाइन कर दे, नई फौज बना देंगे। दुनिया के अंदर ये सिर्फ इकलौती वाहिद फौज है क्या जो काम करती है? बाकी सारी दुनिया की फौजें क्या करती है? चने बेचती है क्या? सिर्फ ये फौज है जो शहादतें देती है, सिर्फ ये फौज है जो बॉर्डर के ऊपर गार्ड की ड्यूटी देती है, सिर्फ ये फौज है जो सैलाब के दौरान मदद के लिए आती है, सिर्फ ये फौज है जो पेंडेमिक के दौरान मदद के लिए आती है, सिर्फ ये फौज है जो ये काम करती है। बाकी दुनिया के अंदर 196 मुल्क है, 196 मुल्कों के अंदर 196 फौजें, वो कोई काम नहीं करती, वो सारी की सारी ठली बैठी होती हैं। बस ये एक आला फौज है जो ये सब कुछ करती है। बाकी दुनिया की सारी फौजें बकवास है, वो तो कुछ काम भी नहीं करती। चाइना की फौजें कौन कौन सा काम करती है ये भी तो जरा बताएं। इसके अलावा अब इंडिया की फौज देखें, वो भी तो बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देती है, वो भी तो सैलाब के अंदर ड्यूटी देती है, वो भी तो पेंडेमिक के अंदर ड्यूटी देती है, वो तो इलेक्शन के दौरान भी ड्यूटी देती है। तो क्या वो ड्यूटी नहीं देती? यहाँ पर आप अमेरिका की फौज देखें, उसके नेशनल गार्ड्स देख लें, कितना काम करते हैं वो लोग। इतना ज्यादा काम करने के बावजूद क्या वो ये कहते हैं कि पेंटागन ही मुल्क चलाएगा, व्हाइट हाउस की कोई जरूरत नहीं है, पेंटागन सबसे ज्यादा कामयाब है, पेंटागन के पास सबसे ज्यादा अकल है, CIA के पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, सो अब पेंटागन और CIA ही मुल्क चलाएंगे। उसके बाद ये फौजें ये काम करती हैं। पाकिस्तान की एक इकलौती फौज है, मुझे जो समझ में आ रहा है कासिम अली शाह के मुताबिक, जो सैलाब में ड्यूटी देती है, जो पेंडेमिक में ड्यूटी देती है, जो शहादत देती है, जो बॉर्डर को गार्ड करती है, उसके एवज में हमसे मांगती है कि आप हुकूमत चलाने का इख्तियार भी हमें दे दें, इन सियासतदानों के ऊपर भरोसा न करें। ये कौन सी डिमांड है? ये किस तरह की डिमांड है? और अगर आप हमारे हवाले हुकूमत नहीं करेंगे तो हम अपनी पोस्टें छोड़ देंगे, हम रिजाइन कर देंगे, हम बगावत कर देंगे, हम मार्शल लगा देंगे। ये किस तरह का रिलेशन है इस फौज का पाकिस्तानी अवाम के साथ? कि ब्लैकमेल करती है पाकिस्तानी अवाम को, जज्बाती तौर के ऊपर ब्लैकमेल करती है पाकिस्तानी अवाम को, डिपेंडेंट रखना चाहती है पाकिस्तानी अवाम को उसके ऊपर। अच्छी फौजें अपने मुल्क की अवाम को मजबूत करती हैं, उनको ताकतवर बनाती हैं, उनको अच्छा डेटा देती हैं जिसके ऊपर वो बेस्ट जजमेंट दे सके। यहाँ पर फौजें हमारे साथ क्या करती है? हमारे सामने प्रोपेगेंडा करती है, हमारे सामने झूठे झूठे बयानात दागती है, हमारे सामने फैब्रिकेटेड डेटा प्रेजेंट करती है, जिससे हम बड़े ही ओखे किस्म के कंक्लूजन ड्रा करें। सो जो फौज अपनी अवाम के ऊपर 5th जनरेशन वॉर इंपोज करे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, उनके सामने प्रोपेगेंडे के ऊपर प्रोपेगेंडा करे, वो फौज अच्छी है? किस हैसियत में अच्छी है? न्यूयॉर्क टाइम्स को मोस्टली पेंटागन कंट्रोल करता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि पेंटागन ने वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया हो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर? कभी आपने देखा है कि पेंटागन ने वो रिपोर्ट्स पब्लिश की हो जिससे वहां की पॉलिटिकल इलेक्शंस के ऊपर कोई इंपैक्ट आ सके? सबसे ज्यादा जो फौज की जलती थी वो जलती थी डोनाल्ड ट्रंप से। पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप आपस में लड़ भिड़े थे, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं किया। जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया वो डेमोक्रेट्स ने किया, FBI ने किया, पेंटागन ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये इकलौता डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, ये वाहिद फौज है जो शहादतें देती है, जो बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देती है, जो सैलाब के अंदर ड्यूटी देती है। बाकी सारी दुनिया की फौजें तो काम ही नहीं करती, वो तो ठल्ली है, वो तो बस बजट लेती है और सो जाती है, घर बैठ के तनख्वाहें खाती है। ये हमारे पास इकलौती वाहिद फौज है। अगर इस फौज को इतना ही महसूस होता है कि इनकी जिम्मेदारियों को, इनकी जॉब्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, मेहरबानी करके रिजाइन दे दे। 5 लाख की फौज रिजाइन दे दे, हम नई फौज बना लेंगे। ये सीधी सीधी बात है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी ना, तो आउट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट रिजाइन दे दीजिए, जान छोड़िए, हमारी भी अपनी भी जान छोड़ाइए, रिजाइन देकर घर जाइए। किसने कहा है आपको रुकने के लिए? अगर आप हमको ये एहसास दिलवाना चाहते हैं कि आपकी मेरिट और आपकी सर्विसेज को पाकिस्तानी अवाम अप्रिशिएट नहीं करे, तो रिजाइन देके घर जाइए, हम नई फौज बना लेंगे, इसी अवाम से हम दोबारा नई फौज बना लेंगे। लेकिन बार बार पाकिस्तानी अवाम को यह एहसास दिलाना कि हम ही आपके लिए सब कुछ करते हैं, दुनिया में और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान के तमाम तर सियासी, समाजी, मुआशी मसाइल की जड़ पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री है, पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। सो मेहरबानी करके कभी ये बात हमारे सामने तो बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आज पाकिस्तान के अंदर करप्ट जुडिशरी है तो वो इसलिए है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कभी भी जजेस को इंडिपेंडेंट काम करने दिया ही नहीं कि वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकते, या पार्लियामेंट को इतना मजबूत किया
होता कि जो जजेस को रेगुलेट कर सकती, जजेस की अकाउंटेबिलिटी करती, कभी किया ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इसीलिए नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर बार बार पाकिस्तान के ISI ने हमले किए, MNAs को खरीदा, तोड़ा, उनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, बार बार पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने हमले किए। पाकिस्तान की मईशत इसलिए मजबूत नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बार बार अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रखा, पाकिस्तान को बार बार अमेरिका की एड के ऊपर पाकिस्तान को डिपेंडेंट रखा, कभी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम ही नहीं किया। इसीलिए पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर इन दलदलों में बार बार फंसा हुआ है। सो ये हमें बताते हैं कि सारे मसले सिर्फ सियासतदानों ने किए, फौज ने कुछ नहीं किया, सारा घन तो मुल्क के अंदर फौज ने डाला हुआ है। बहरहाल बात है कराची की इलेक्शन के हवाले से, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का जो ISI का विंग है वो सारा सर पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा है और पीपल्स पार्टी की मदद करना चाहता है। सो जिन लोगों को पहले लगता था कि आर्मी और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई नेक्सस वगैरह नहीं है, तो वो बार बार मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बार बार यही कहा था कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स का तबादला हुआ, जिनको फोर्सफुली रिजाइन करवाने के ऊपर मजबूर किया गया, वो पीपल्स पार्टी की मंशा के ऊपर करवाया गया। पीपल्स पार्टी अपने ऑफिसर्स प्रमोट करना चाहती थी पाकिस्तान आर्मी के अंदर। पीपल्स पार्टी का मोडस ऑपरेंडी क्या है? पीपल्स पार्टी अपने ही बंदों को लगाती है ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट के ऊपर, जजेस की पोस्ट के ऊपर, क्लार्क लेवल का बंदा भी अपना ही लगवाती है। बाद में जब वो बंदा लग जाता है तो उससे अपनी पसंद के काम वगैरह लेती है। सो यही काम इन लोगों ने इसी इलेक्शन के दौरान किया। DC AC सारे के सारे इनके अपने बंदे थे। कोई कमीशन ऑफिसर था तो कोई नॉन कमीशन ऑफिसर को भी कमिश्नर लगा दिया है। इन लोगों के सामने कानून की कोई हैसियत वगैरह नहीं है। इनको जो जी में आता है वो ये करते फिरते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है। पीपल्स पार्टी का मोडस ऑपरेंडी यही है कि जो हम करेंगे वो कानून, जो तुम करोगे वो ला कानून। सो उन DCs SPs सबको इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी ने पूरा का पूरा झुर्लू फेर दिया। और बाय द वे ये लोकल इलेक्शंस होते हैं, इनमें टर्नआउट वैसे भी कम होता है। जब बड़े इलेक्शन होंगे तो तब पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन जीत रहा है कौन हारा है। बहरहाल यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैं बार बार हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ PTI के हवाले से, कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। PTI की ना प्रिपरेशन है ना ऑर्गेनाइजेशन है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, प्रिपरेशन भी नहीं है, आपकी एंटीसिपेशन भी नहीं है कि फ्यूचर में कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, तो फिर यही होगा जो हो रहा है आपके साथ। आपने एक तरफ से तो पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, दूसरी तरफ आपकी तैयारियां बिल्कुल भी नहीं है, और आपके इर्द गिर्द तो इतने निकम्मों का टोला है कि बस इनकी क्या बात की जाए। किसी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं, किसी के अंदर तैयारी, एंटीसिपेशन वगैरह कोई स्किल्स वगैरह नहीं है। बस सारा दिन यही करते, खान साहब ये करेंगे, खान साहब वो करेंगे, खान साहब वो करेंगे, खान साहब खान साहब खान साहब। अरे खान साहब को छोड़ो, अपना काम करो, अपने हल्के में जाओ, अपने हल्के के अंदर काम जान देखो। खान साहब करते फिर रहे हो। और मैं अगर इमरान खान की जगह होता तो इस वक्त मैं सारी की सारी कराची की लीडरशिप को बुलाता जमान पार्क के अंदर, वहां पर एक कमरे में बिठाता और फिर 15 से 20 मुश्तंदों को डंडे देकर अंदर भेजता और कहता कि सबकी धुलाई करके आओ। और फिर जब इन सबकी धुलाई अच्छे तरीके से होती तो सबको पार्टी से निकाल देता। सीधी सीधी बात है। अब वो बंदे होने चाहिए जो काम के बंदे हो। जो काम का बंदा नहीं है उसको गेट आउट कर दे। PTI की पॉलिटिक्स उस जगह के ऊपर पहुंच गई है जहां पर इसको काम के बंदे चाहिए। अगर काम के बंदे नहीं होंगे तो PTI सामने सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर आप गवर्नमेंट बनाने में भी कामयाब हो जाए तो सामने और भी ज्यादा चैलेंजेस है। जुडिशरी में जस्टिस काजी फायज ईसा आने वाला, ये अलग से ड्रामेबाजी करना शुरू कर देगा पाकिस्तान के अंदर। और जुडिशरी को आपने ठीक ठाक जूते भी मारने। तकरीबन 4000 के करीब जजेस है, 200 के करीब जजेस को उल्टा लटकाएंगे तो बाकी सारे जजेस सीधे हो जाएंगे। और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 3 लाख के करीब वकील हैं, जिसमें से 50,000 के करीब वकीलों को उल्टा लटकाएंगे तो बाकी सारे वकील सीधे हो जाएंगे। सो ये वाली जंग भी PTI ने लड़नी है आने वाले दिनों के अंदर। मीडिया के हवाले से कैलकुलेशन करनी है, पाकिस्तान आर्मी का कैसे धड़म तख्ता करना है और पाकिस्तान आर्मी की जगह के ऊपर नई फौज जो हमने बनानी है वो भी सोचना है। सो जब इतने बड़े लेवल के ऊपर काम करना है तो ये शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, ये चुंडू मुन्नू सारे लोग, इनकी जरूरत क्या है? आपको बड़े बड़े अच्छे लोगों की जरूरत है, बड़े ताकतवर लोगों की जरूरत है। और यहाँ पर मैं ये बात भी हाईलाइट करता हुआ चलूं, कासिम अली शाह ने कहा कि आप मुझे टिकट वगैरह देंगे। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन काबिल बादशाह नहीं बन सकता। काबिल बादशाह एक इंटरनल टैलेंट होता है। अकबर बादशाह कभी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी गवर्नमेंट मुगल दौर के अंदर अकबर बादशाह ने चलाई। हमने बहुत अच्छे लीडर देखे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अच्छे लीडरशिप स्किल्स वगैरह दिखाए। सो आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे ये डिपेंड नहीं होता कि आपके लीडरशिप स्किल्स कितने इंप्रूव्ड होंगे। पढ़े लिखे होने की वजह से आपको ये होता है कि आपकी एंटीसिपेशन एबिलिटीज बढ़ जाती है। आपको पता चलता है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, आपको क्या स्टेप्स वगैरह लेने चाहिए। लेकिन आपकी लीडरशिप स्किल्स इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसको आपने प्रिडिक्ट ही ना किया हो, फिर भी आप वहां पर कैसे एडजस्ट करते हैं। सो ये होती है लीडरशिप स्किल के फेसिंग द अनफेस्ड चैलेंजेस। और कासिम अली शाह को टिकट देकर दोबारा से एक और लोटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने PTI के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे ठीक है। अब कासिम अली शाह से आपको एक और सबक भी मिलता है। कितना ही अच्छा समझते थे आप लोग कासिम अली शाह को कि अच्छा है, ये है, वो है, होगा अच्छा बंदा होगा, नमाजी होगा, 15-20 वक्त की नमाजें पढ़ता होगा। लेकिन मसला ये है कासिम अली शाह के हवाले से कि नीयत अच्छी भी हो लेकिन काम गलत हो तो काम गलत ही होता है। चाहे अच्छी
अच्छी नीयत से भी गलत काम किया जाए तो काम गलत ही होता है। और इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि दूर से दिखने वाले जो चीजें होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती है सियासत के मामलात के ऊपर तब हमें पता चलता है कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि सियासत एक रियलिटी चेक होती है। कासिम अली शाह कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है, ये स्पीकिंग वो स्पीकिंग, इतने सारे किताब पढ़े हुए, इतने लेक्चर दिए हुए, लेकिन जब सियासत के ऊपर जजमेंट पास करने के ऊपर आया तो सही जजमेंट पास ही नहीं कर सका, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझ सका। इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अच्छी खासी नॉलेज है बंदे के पास, अच्छी खासी ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, हालांकि दूसरे मामलात के अंदर इसकी जो लेफ्ट राइट की पोजीशन है वो भी मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मसला ये है कि अच्छी नॉलेज है, अच्छी खासी पाकिस्तान के अंदर एक इनोवेटिव थिंकिंग प्रमोट की है कि बाबो वाबो से जान छुड़ाओ, जो कुरान शरीफ में है, जो हदीस में है, उसी को फॉलो करो, बाकी सारे मुल्कों को डिसमिस कर दो। ये एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, ये एक अच्छी थिंकिंग है, लेकिन इसकी आप पॉलिटिकल जजमेंट देखे इमरान खान के हवाले से बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। मेरी भी पॉलिटिकल जजमेंट इमरान खान के हवाले से अच्छी नहीं है, लेकिन मसला यह कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। और दूसरा मसला यह है कि इमरान खान के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वीक हैं, उसकी जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू एंटीसिपेट, एबिलिटी टू प्लान वो थोड़ी सी कमजोर है, जो वो धीरे धीरे हालात की वजह से सीख रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और मैं इन लोगों की तरह तो नहीं हूं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अच्छा समझना शुरू कर दूं। ये किस तरह की मतलब जजमेंट है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। बहरहाल ये थी ओवरऑल पिक्चर पाकिस्तान के हवाले से। इमरान खान को अब भी चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करे। दुनिया क्या करती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप एंटीसिपेट करें दूसरों के मूव्स को, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करें, आप अपनी पार्टी को मजबूत करें। जितना आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे उतना एस्टेब्लिशमेंट खुद को कमजोर महसूस करेगी। सो ये है वो तरीका जिससे आप ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे। आप वो कानून पास करें जिससे पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हो, ना कि पाकिस्तानी आर्मी मजबूत हो। इससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत फैलेगी, फूलेगी, इससे पाकिस्तान ताकतवर होगा, इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हर वो कानून पास किया जाए जिससे पाकिस्तानी अवाम को ताकत मिले, हर वो कानून खत्म किया जाए जिससे पाकिस्तानी अवाम को दबाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम को इतना आजाद किया जाए कि वो गिरबान पकड़कर जजेस को पूछ सके कि तुम लोगों ने क्यों इस तरह के फैसले दिए। ऐसे कानून पास किए जाए कि वो आर्मी चीफ को सड़क के ऊपर पकड़कर पूछ सके एक आम बंदा कि तुमने ये वाली फौजी हरकतें क्यों की, वो वाली फौजी हरकतें क्यों की, विदाउट एनी फियर। ये वो मुल्क होगा जो हम बनाएंगे, एक आजाद मुल्क जहां पर हर गरीब आदमी आर्मी चीफ को थप्पड़े मारता फिरेगा और आर्मी चीफ कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये वो आजाद मुल्क है जिसका ख्वाब हमें देखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।